बापाची, नाही कुणाच्या बापाची. हम अपना हक मांगते, नाही किसी से भीख मांगते. हम अपना हक मांगते, नाही किसी से भीक मांगते. हमारी मांगे पूरी करो. कोराडीचा पोपट काय म्हणतो? अरे कोराडीचा पोपट काय म्हणतो? अरे ऊर्जा मंत्री काय म्हणतो? ऊर्जा मंत्री काय म्हणतो? अरे देवेंद्र फडणवीस होश में आओ. होश में आओ, होश में आओ. अरे देवेंद्र फडणवीस होश में आओ. होश में आओ, होश में आओ. होश में आके बात करो. बात करो, बात करो. अरे चंद्रशेखर जी बावनकुळे होश में आओ. होश में आओ, होश में आओ. होश में आके बात करो. बात करो, बात करो. महानिर्मिती आणि राज्य सरकारने कोराडी वीज प्रकल्पासाठी 59 वर्षांपूर्वी शेतजमीन अधिग्रहित केली. त्यावेळी शेतजमिनीच्या मोबदल्यासंदर्भात कोणतीही अट न ठेवता प्रकल्पात कायम नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र 2009 नंतर नोकरीत कायम करणे थांबविण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी ऐवजी केवळ प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामावर ठेवण्यात येत आहे. तुटपुंजा मानधनावर 8 तास काम करवून घेतले जाते. वैद्यकीय सुविधा दिली जात नाही. भविष्य निर्वाह योजनाही लागू नाही. यामुळे अस्थायी कामगारांचे भवितव्य अधांतरी आहे. या विरोधात सोमवारपासून महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी कृती समितीने कोराडी वीज प्रकल्पासमोर उपोषण सुरू केले आहे. कायमस्वरूपी नोकरी देण्याच्या नावाखाली आमची फसवणूक झाल्याचे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. कायमस्वरूपी नोकऱ्या तसेच इतर विविध मागण्यांसाठी त्रस्त तरुणांनी उपोषण सुरू केले आहे. महानिर्मितीमध्ये विशेष श्रेणी निर्माण करून प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थ्यांना परीक्षा व वयोगटाची अट न ठेवता कायमस्वरूपी नोकरी सामावू द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. वयाची 45 वर्षे पूर्ण झालेल्या कुशल प्रशिक्षणार्थीच्या मानधनात कपात करण्यात येत आहे. ही कपात थांबवून 35,000 रुपये देण्याचीही आंदोलकांची मागणी आहे. या उपोषण मंडपाला जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, कामठी पंचायत समितीच्या सभापती दिशा चनकापुरे यांनी भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांचे निवेदन स्वीकारत एकजूट होऊन लढण्याचे आवाहन केले. या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी कृती समितीचे उपाध्यक्ष नरेंद्र भांगे यांनी धंतोली नागपूर येथील पत्रकार भवनात पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांसमोर आपल्या व्यथा मांडल्या. यावेळी ते काय म्हणाले ते पाहूया. महानिर्मिती कंपनीने प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल योजना सुरू करून त्या योजनेमध्ये आम्हाला तिथे रोजगार दिला. परंतु रोजगार दिल्यानंतर आम्हाला फक्त 10 ते 12,000 रुपये मानधनावरती त्यांनी ठेवलं. आज आम्हाला 12 ते 13 वर्ष होत आहे की आम्ही फक्त प्रशिक्षणार्थी म्हणून आहे, पण आम्हाला कायमस्वरूपी नोकरी महानिर्मिती कंपनीने दिलेली नाही. त्या मानधनामध्ये आम्हाला कुठल्याही प्रकारची मेडिकल सुविधा नाही, भविष्य निधी नाही, कुठलीही ते सुविधा देत नाही. फक्त महिना भरला म्हणजे 14,000 रुपये 15,000 रुपये स्टायपंड आमच्या खात्यामध्ये येतो. आणि दुसरीकडे महावितरण जी कंपनी आहे आम्हाला म्हणतात की बा कोर्टाचे आदेश आहे म्हणून तुम्हाला नोकरी देत नाही. परंतु महानिर्मिती कंपनीमध्ये आतापर्यंत जे महावितरण कंपनीमध्ये त्यांनी जी भरती घेतली त्या भरतीमध्ये त्यांनी ॲडव्हर्टाईज काढून जागा काढल्या. लोकांनी त्याच्यामध्ये फॉर्म भरले. फॉर्म भरल्यानंतर त्यांची 10वीनुसार फक्त त्यांच्या 10वीच्या मार्कानुसार त्यांचे सिलेक्शन झालं. 3 वर्ष त्यांना विद्युत सहाय्यक म्हणून ठेवलं आणि त्यानंतर त्यांना कायमस्वरूपी परमनंट नोकरी दिली. एकीकडे आम्हाला म्हणतात की कोर्टाचे आदेश आहे म्हणून आम्हाला नोकरी देत नाही आणि दुसरीकडे त्याच कंपनी होल्डिंग कंपनीची जी वितरण कंपनी आहे ते बिना परीक्षेने त्यांना नोकरी देत आहे. आज आमचं एज्युकेशन 10वी 12वी ITI झालेले पोरं आणि आम्हाला ते म्हणतात तुम्ही की स्पर्धा परीक्षा द्या आणि ती स्पर्धा परीक्षा MPSC UPSC सारखी आमची परीक्षा घेतली जाते. मग जो साधारण शेतकऱ्याचा पोरगा जो आहे जो 10वी शिकलेला 12वी शिकलेला ITI शिकलेला पोरगा आहे तो MPSC UPSCची परीक्षा कशी काय क्रॅक करणार आहे. आणि मेन मुद्दा असा आहे की जेव्हा आमची जमीन घेतली होती त्यावेळेला कुठलाही असा कायदा नव्हता. त्यावेळेला तुम्ही सरसकट नोकरी दिलीत, मग आज आम्हाला सरसकट नोकरी दिलेली पाहिजे. आणि गट क आणि गट ड जर नियमानुसार परीक्षेसोबतच भरायची असेल तर आम्ही हे म्हणत आहे की बा आम्हाला गट क पण नको द्या, गट ड पण नको द्या. आम्हाला चपराशीची नोकरी दिली तरी चालेल, परंतु आम्हाला कायमस्वरूपी नोकरी पाहिजे. मग ती तुम्ही कुठल्याही प्रकारे द्या, फक्त आम्हाला तुम्ही महानिर्मिती कंपनीमध्ये कायमस्वरूपी रोजगार द्या. तुम्ही आम्हाला चपराशी द्या किंवा क्लास 4च्या खाली कुठली पोस्टिंग असेल ती पोस्टिंग निर्माण करून आम्हाला तुम्ही नोकरी द्या. कारण की प्रशिक्षणाचा एक कालावधी असतो आणि आम्ही प्रशिक्षण किती वर्ष घेणार आहे. 10-12 वर्ष होऊन गेले तरी फक्त प्रशिक्षणार्थी आहे. आज आमच्या
त्या 14,000वरती आम्हाला आई वडील बायको मुलं ह्या सर्व गोष्टी त्या फक्त 14,000वर पूर्ण करत राहतात. जर आमची शेती घेतली नसती तर आम्ही महानिर्मिती कंपनीला कधीच नोकरी मागितली नसती. आमचं उदरनिर्वाहाचा जो साधन होता तो महानिर्मिती कंपनी हिरावून घेतलेला आहे. आता आमच्याकडनं 8-8 तास काम करून फक्त 14,000 मानधनावरती आम्हाला तिथे राबवत आहे. त्यामुळे आमची महानिर्मिती कंपनीला मागणी होती की आम्हाला कायमस्वरूपी तुम्ही नोकरी द्या. ते कुठल्या पद्धतीने देता ते तुम्ही ठरवा. आम्हाला वयाची किंवा परीक्षेची अट न ठेवता तुम्ही नोकरी द्या. वारंवार आम्ही पत्रव्यवहार केले. या संदर्भात आम्ही उपोषणसुद्धा केलं, आमरण उपोषणसुद्धा घेतलं, पण आमची सरकारने किंवा महानिर्मिती कंपनीने कुठल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. म्हणून आता आम्ही तुमच्यामार्फत तुम्हाला सांगू इच्छितो की आमचा आवाज तुम्ही उठवा. आम्ही 29 तारखेपासून आमरण उपोषण हे सुरू केलेलं आहे आणि आमची ही लढाई महाराष्ट्र महानिर्मिती कंपनी तसेच महाराष्ट्र जे सरकार आहे या विभागाचे ऊर्जा विभाग ज्यांच्याकडे असेल त्यांचीसुद्धा ही जबाबदारी आहे की त्यांनी आमची मीटिंग लावून आम्हाला योग्य तो न्याय त्यांनी दिला पाहिजे. आज ऊर्जा विभाग आपल्या नागपूरमध्ये आहे आणि त्यांच्या हाकेच्या अंतावरती आम्ही आमरण उपोषणास बसलेलो आहोत. तरी आमची आतापर्यंत ऊर्जामंत्री साहेब यांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. आम्ही आमरण उपोषणाला महानिर्मिती कंपनीला म्हटलं होतं की आम्हाला तुमच्या प्रिमायसेसमध्ये जागा द्या, पण त्यांनी आम्हाला सरळ पत्र दिलं की तुम्ही 500 मीटर लांबपर्यंत बसा, आमच्या 500 मीटर प्रिमायसेसमध्ये तुम्ही बसायचं नाही. म्हणून मग आम्हाला आता मंदिर टी पॉईंट आंबेडकर चौक इथे नगरपंचायतच्या जागेमध्ये आम्ही पेंडॉल ठोकलेला आहे कोराडीला आणि तिथे आम्ही आमरण उपोषण 29 तारखेपासून सुरू केलेलं आहे. उपोषण मंडपाला अवंतिका लेकुरवाळे व दिशा चनकापुरे या लोकप्रतिनिधींनी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांनी संवाद साधला. यावेळी ईटी न्यूज सोबत बोलताना त्या काय म्हणाल्या ते पाहूया. मैडम, आज आप यहाँ पर आए, उपोषण मंडप को आपने भेंट दी, आपने व्याख्यान दिए. आपके भाषण और व्याख्यान से इनको ऊर्जा मिली, इनको हौसला मिला और ऊर्जा भी अच्छी तरह से मिले. लेकिन यहाँ पर ऊर्जा निर्मित कंपनी इनकी ऊर्जा ख़त्म कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सही मायने में 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है और राजकुमार जी सोनेकर और किशोर जी भांदे ये अपने दोनों युवा आमरण उपोषण पर यहाँ बैठे हुए हैं. इनके न्यायिक अधिकार के लिए एक्चुअली जब यहाँ पर ज़मीन का एक्विजिशन हुआ था प्लांट के लिए, तब इनको बताया गया था कि इनके घर में से हर एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, नौकरी में इनको रेगुलर कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा. लेकिन आज 20-20 साल हो गए, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल. उनके आयु के 45 वर्ष कंप्लीट होते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में इन्होंने एग्ज़ाम की, एज की, ऐसे कंडीशन लगाकर इनको उस नौकरी से बात किया गया. और ये इतने साल से नौकरी करते हुए भी इनको महानिर्मिती कर्मचारी का रेगुलर दर्जा प्राप्त नहीं हुआ और करके ये लोग रास्ते पर आकर उपोषण करने का काम कर रहे हैं. तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है, यहाँ के ऊर्जा मंत्री जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है एवं ऊर्जा मंत्री है, उन्हें दरख्वास्त है कि आपके ही परिसर के नागपुर जिले में यह प्रकल्प है और इन कर्मचारियों पर अगर अन्याय हो रहा है तो आज के वक्त आपने इनके साथ खंभीरता से खड़े रहते हुए इनकी मांगनियों को पूर्ण कर इनको रेगुलर कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए. आपने इन आंदोलनकारियों से कहा है कि एकजुट होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन मैडम आप ये बताएंगे कि आप पर्सनली आप इनके लिए क्या करेंगे? जब जब कोई न्याय का विषय आता है, संघर्ष का विषय आता है, अधिकार का विषय आता है, तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने संविधान के माध्यम से हमें आंदोलन का एक पर्याय दिया है. तो इस आंदोलन के रूप से ये लोग इनकी मांगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से, मैं महिला बाल कल्याण सभापति कर इस भाग की मतदाता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं इनके साथ पूर्ण रूप से संयोग के साथ खड़ी रहूँगी. जब जब ये आवाज़ देंगे, चाहे आंदोलन को अधिक तीव्र करने की नौबत आए या फिर रास्ता रोको आंदोलन करने की नौबत आए, जो भी विषय रहेगा, इनकी तरफ से जो भी सूचना रहेगी, हम उस प्रकार से इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेंगे. और हमारे जो नेता हैं सुनील जी केदार साहब,
वे भी इनके साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। बस यह आश्वासन मैं आज के प्रसंग में दूंगी और इनको जो सत्ता में है उनको इनकी मांगें पूर्ण करनी ही होगी। यह क्योंकि यह जो युवा है इनमें जो ताकत है, एक तो यह अपनी इनकी मांगें पूरी करके रहेंगे, नहीं तो इस तक तो ताज को बदल के रहेंगे। यहाँ के लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो क्या आप सीएम से या डिप्टी सीएम से या जो भी कोई संबंधित मंत्री है वहाँ तक ये इनकी आवाज़ पहुँचाएंगे या कुछ मीटिंग लगवाएंगे आप इनके लिए? सही मायने में देखा जाए तो हमारी उन तक आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ बोला जाएगा और उनको सुनाई देगा। ऐसे एक आवाज़ के दूरी पर यहाँ पर चंद्रशेखर जी बावनकुळे जो कि प्रदेशाध्यक्ष है और पूर्व ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, वे यहाँ पर रहते हैं और पूरे महाराष्ट्र का भाजपा का पक्ष का सूत्र उनके हाथ में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊर्जा मंत्री के रूप में जो देवेंद्र जी फडणवीस है उन तक वे इस संदेश को पहुंचाएंगे और तुरंत ही इस पर कोई एक्शन ली जाएगी और इनकी मांगें पूरी की जाएंगी। मैडम, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपने जब भी कहा था कि कोराडे का पोपट, ये कोराडे का पोपट कौन है? काफ़ी बार ऐसे रहता है कि हम जब आंदोलन करते हैं तो हम प्रतीकात्मक रूप में कोई चीज़ बोलते हैं, वह हमें बोलनी होती है और समझने वाले को समझनी होती है, तो समझने वाले को इशारा काफ़ी है। धन्यवाद मैडम। मैडम, आपके पिताजी भी प्रकल्पग्रस्त थे और उनको भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और उनको कोर्ट में जाना पड़ा, ये आपने बताया, तो आप इनके बारे में क्या बताएंगे? अभी ताई ने आपको प्राध्यापिका अवंतिका ताई लेकुरवाड़े महिला बाल कल्याण सभापति, इन्होंने आपको पूरी जानकारी दी है कि प्रकल्पग्रस्त यहाँ पे एमएससीबी ने मतलब जो ज़मीनें ली है, एक्विजिशन किया है, और तब बोला गया था कि आपको वो ज़मीन का मुबदला भी दिया जाएगा और नौकरी में भी लिया जाएगा। लेकिन जब मुबदले की बात आई तो सिर्फ 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको दिया, जबकि आज ज़मीनें रहती तो वो करोड़ों की होती। और आगे चल के ये भी बोला गया कि हर घर में एक नौकरी दी जाएगी। तो घर में नौकरी दी, लेकिन आईटीआ नहीं होने की वजह से उनको वहाँ से हटा दिया गया। और बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे जो नवयुवक लोग हैं कि उनकी ज़मीनें ली, प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट उनके पास है, लेकिन उनको नौकरी में लेने के बावजूद आईटीआ नहीं होने के लिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। और अभी भी देखिए 1984 में हमारी ज़मीनें ली गई और उसके बाद 1989 में हमें वो मुबदला मिला गया। लेकिन 94 में जब उनको ड्यूटी पे लिया गया, 94 के बाद में, तो उन लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया आईटीआ नहीं होने के कारण। मेरे पिताजी उन्होंने कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की, क्योंकि हम लोग प्रकल्पग्रस्त है तो हम लोगों का जायज़ अधिकार है। तो पापा ने केस वहाँ पे लड़ी, इसीलिए उनको फिर से वहाँ पे प्रविष्ट कर दिया गया। लेकिन बाकी के लोग ऐसे हैं कि उनकी केस और अभी भी चालू है और अभी भी उनको न्याय नहीं मिला। और एक तो ये यहाँ पे प्लांट तैयार हुआ तो हम लोग तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में राख पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारी ज़मीनें इन लोगों ने ली है, लेकिन फिर भी प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी इन्होंने नौकरी पे नहीं लिया। और नौकरी पे लिया भी, जैसे इन लोगों को आप देख रहे हो, नौकरी पे लिया भी तो इनको सिर्फ प्रशिक्षणार्थी ही रखा गया है, इनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इससे पहले भी इन्होंने उपोषण किया लेकिन कोई हल नहीं मिला। अभी फिर से इन लोगों को उपोषण के लिए बैठना पड़ा है। और अभी आपने यहाँ पे भाषण के थ्रू सभी परिस्थिति से आप अवगत है कि इतनी सारी परेशानी फेस करके हमारी ज़मीनें ली और हम लोगों को नौकरी पे नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे जो राष्ट्रीय नेता हैं उन लोगों के घर में भी प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना के घर घर इस आवार में आता है, इस परिसर में आता है। कौन से राष्ट्रीय नेता है ना, मैं जिनको अभी आपने ताई ने आपको बोला कि समझने वाले को इशारा काफ़ी है। सरकार कांग्रेस की भी थी, भाजपा की भी थी, ऊर्जा मंत्री कांग्रेस के भी थे, भाजपा के भी थे। तब से ये समस्या को हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। सरकार कोई भी रहे, लेकिन प्रॉपर तरीके से न्याय हमको मिलना चाहिए। तो उन्होंने वो न्याय की अपेक्षा तो हम लोगों ने छोड़ी दी। तो जितने भी राजकीय नेता हैं यहाँ पर,
उन्होंने अपने घर के एक एक आदमी का प्रकल्पग्रस्त सर्टिफिकेट बनाया, जाली सर्टिफिकेट बनाया और नौकरी पे लगाया, अभी रिटायर भी हो गए। लेकिन जो एक्चुअल लोग हैं जिनकी ज़मीनें ली गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रकल्पग्रस्त कुशल प्रशिक्षणार्थी का दर्जा ही उनको है। सीखने का कितना टाइम रहेगा, अभी आगे चल के उनको परमानेंट करना है, लेकिन इस विषय पे कभी बात नहीं करते, सिर्फ चॉकलेट लॉलीपॉप देते हैं और उनकी ज़मीनें इन लोगों ने ले ली, खा के मोटे हो गए। बाकी जो है जो बाकी के दलाल लोग हैं वो पैसे लेके बाकी के बाहर के लोगों को उन्होंने नौकरी पे लगाया है। उनका 20 से 25 हज़ार पेमेंट है, सभी सुविधाएं उनको दी गई है। लेकिन हमारे जो बंधु हैं जिनकी कुछ ज़मीनें ली है लेकिन उनको न्याय नहीं मिला, उनको परमानेंट भी नहीं किया और किसी चीज़ की कोई भी स्कीम उनको मिली नहीं। जो ऊर्जा मंत्री है फडणवीस साहब और यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष है बावनकुळे जी साहब, तो उनको मैं यही निवेदन करूँगी कि आप एक्चुअल वास्तविक परिस्थिति देखो। जिन्होंने आपको ज़मीनें दी है, जिनकी ज़मीनें आपने ली, इतना बड़ा औद्योगिक हब यहाँ पे तैयार किया, लेकिन बाहर के लोगों को इन लोगों ने पैसे लेके यहाँ पे लगवाया नौकरी पे। हमारे आज दो बंधु यहाँ पे हैं जिन्होंने आमरण उपोषण 29 तारीख से चालू किया। आज आप उनकी स्थिति देखिए, आज 2 है, कल 10 होंगे, परसों बहुत सारे होंगे और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे उनको समर्थन देंगे। हम लोग भी उस यादी में शामिल है, इनके साथ हम लोग खड़े हैं। और अगर इनकी हालत को कुछ भी होता है, कुछ बिगाड़ आता है तो सीधा मनुष्यवध मतलब हत्या, मनुष्य की हत्या का आरोप ये पालक मंत्री पे होगा और इस प्रभाग में रहने वाले नेता के ऊपर होगा। बस यही मैं उनको बोलना चाहूँगी कि सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमारे जो है भूमिपुत्र उनको न्याय दीजिए, वो आपकी अपेक्षा में, न्याय की अपेक्षा में है। बस इतना मैं आपको बोलना चाहूँगी। साथियों, अभी आपने देखा है कि यहाँ पर प्रकल्पग्रस्तों का अनशन चल रहा है और इस अनशन मंडप को जिला परिषद बाल कल्याण सभापति अवंतिका लेकरवाड़ी जी और कामठी के पंचायत समिति के सभापति इन्होंने यहाँ पर भेंट दी है और इन्होंने काफ़ी उनको हौसला दिया है। अभी हम बात करेंगे कि जो लोग अनशन पर बैठे हैं उनसे हम उनके विचार हम सुनेंगे। 29 तारीख से यहाँ पर महानिर्मित के प्रकल्पग्रस्त कर्मचारियों ने अनशन शुरू किया है और यहाँ के 2 लोग अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है और जब तक कि इनका कहना है कि जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक के अनशन ये चालू रहेगा। अब इस अनशनकारियों में से एक अनशनकारी है, उनसे हम बात करेंगे। माझं नाव नरेंद्र नत्तूजी बांगे आहे, मी प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचा उपाध्यक्ष आहे। महानिर्मिती कंपनीने आमची शेती ज्यावेळेला संपादित केलेली होती त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं होतं की आम्ही शेतीच्या मोबदल्यामध्ये घरातील एका व्यक्तीला आम्ही आमच्या कंपनीमध्ये सरकारी नोकरी तुम्हाला देऊ आणि त्यानुसार आम्हाला कलेक्टर साहेबांनी सुद्धा एक पत्र दिले आहे की प्रकल्पग्रस्ताचा हा दाखला तुम्हाला देण्यात येत आहे, या दाखल्यानुसार तुम्हाला एक सरकारी नोकरी मिळेल। परंतु इतके वर्ष झाले महानिर्मिती कंपनीने आम्हाला कायमस्वरूपी नोकरी दिलेली नाही। त्या नोकरी न देता आम्हाला प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामावरती घेतलेले आहे। त्यामध्ये आम्हाला त्यांनी परीक्षेची अट टाकलेली आहे। गेले 10 ते 12 वर्ष झाले आहे आम्ही इथे प्रशिक्षणार्थी म्हणून कार्यरत आहे आणि आमच्याकडनं महानिर्मिती कंपनी ही 8 तास काम करून घेते, त्या मोबदल्यामध्ये फक्त आम्हाला 14-15 हजार रुपये असे स्टायपंड देते। आता या महागाईच्या काळामध्ये या 14-15 हजारामध्ये आम्ही लोक जीवन कसं जगावं ही सर्वात जास्त समस्या आमच्या मागे आहे। कारण की आमच्या मागे आमची आई बहीण इतका सर्व मोठा आपका आंदोलन ये कब से चल रहा है? आमचा आंदोलन हे 29 तारखेपासून सुरू झालेलं आहे आणि हे उपोषण आमरण उपोषण आहे। याआधीसुद्धा आम्ही आमरण उपोषण केलेलं होतं। त्या उपोषणादरम्यान आमची एक मीटिंग झालेली होती। त्या मीटिंगमध्ये आम्हाला जे आश्वासन दिलेलं होतं ते आश्वासन महानिर्मिती कंपनीने पूर्ण केलं नाही, म्हणून आमच्यावरती पुन्हा आमरण उपोषण करण्याची वेळ आलेली। आप प्रकल्पग्रस्त है? हो, तो कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरे को हो गए सर तभी भी 11 साल। तो अभी क्या परेशानी है आपको? परेशानी ऐसी है सर, हिंदी में बात करेंगे चलेगा मराठी में? कसं आहे साहेब, मला आता 12 वर्ष होऊन राहिले। 12 वर्षामध्ये मला आधी 6,000, मग 8,000, 14,000 आणि आता 17,000 हे फक्त मानधन भेटून राहिलं। या मानधनामध्ये फक्त माझा घर खर्च निघतो, बाकी त्याच्या व्यतिरिक्त काही होत नाही।
आज जर पोराला शिकवायचं झालं किंवा आईवडिलाला जर दवाखान्यासाठी पैसे द्यावे लागले ते माझ्याकडे राहत नाही. दुसरी गोष्ट बाजार आणू शकत नाही, एवढे पैसे राहत नाही आमच्याकडे. तो जो मिनिमम जो देऊन राहिला आम्हाला तो फक्त घर खर्चण्यातच जातो पैसा. त्या CPF नाही कटत, आमचं PF नाही कटत किंवा मेडिकल तेही नाही भेटत आम्हाला. जर प्लॅनमध्ये काही झालं तर फक्त तुम्ही आपल्या पैशाने स्वतःचा इलाज करा. मेल्यानंतर 2 लाख रुपये तुम्हाला भेटन, पण जेव्हा जगून आले तुम्ही तेव्हा काही नाही तुम्हाला. जसं ठेकेदारी पद्धत आहे, एम्प्लॉई आहेत त्यांना ॲम्ब्युलन्स सुविधा आहे, त्यांना 5-5 लाखाचा इन्शुरन्स दिलेला आहे, यांना आपल्या ठेकेदारी कॉन्ट्रॅक्टरला 2-2 लाखाचा इन्शुरन्स दिला आहे. तुम्हारी मांग क्या है अभी? तुमची मागणी काय आता? आता आम्हाला फक्त आमच्या हक्काची नोकरी पाहिजे परमनंट, बस एवढीच आमची मागणी आहे. आपका नाम बताइए. मेरा नाम राजभूषण फाले, मैं खापरखेड़ा से प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी हूँ. कितने साल से आप नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर महानिर्मित में? 7 साल से नौकरी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. जब मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ तब मेरी पेमेंट 8,000 थी, आज मेरे को 15,000 मिलते हैं. 15,000 पे ये लोग इतने सारे लोग हैं, हम सब बेचारे उम्मीद के हैं कि हमारा पेमेंट बढ़ेगा. लेकिन पिछले बार भी हमने उपोषण किए. हमारा उपोषण, हम मुंबई में मीटिंग हुई, मीटिंग में हमको लेटर लिख के दिए कि अभी आपका पेमेंट बढ़ेगा या कुछ हम योजना निकालेंगे. लेटर पे लिख के दिए महाजन को ने, लेकिन कुछ भी नहीं की, इसलिए हमको वापस बैठना पड़ा. अभी उन्होंने लिखित आश्वासन देने के बाद में भी कुछ नहीं किए, इसलिए आपको दोबारा यहाँ पर बैठना पड़ा. तो अभी आपकी क्या मांग है? अभी हमारी मांग है कि हम उपोषण कर रहे हैं. अब जब हमारी ज़मीन ली तो हमको बोले थे कि क्लास 4 में नौकरी देंगे. नौकरी देना तो दूर, हमारे जो ये 500 रुपये बढ़ते हमारे साल के 500 रुपये. हमको कोई इंश्योरेंस नहीं है. यहाँ पे कुछ हो गया तो अपनी रिस्क पे करो सब. बहुत हमारी कठिन जिंदगी है. साथियों, अभी आपने देखा कि इन प्रकल्पग्रस्तों की मांगे महानिर्मिती कंपनी ने पूरी नहीं की. पिछले कुछ बरसों से महानिर्मिती इनका शोषण कर रही. अपनी दुखभरी कहानी भी इन प्रकल्पग्रस्तों ने सुनाई. अगले एपिसोड में हम इनके बारे में और भी जानकारी लेंगे. इस आंदोलन के बाद इन कामगारों की मांगे पूरी हुई या नहीं, यह भी दिखाएंगे. तब तक आप देखते रहिए ET न्यूज़. हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. धन्यवाद.